अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी देखा कि क्या होता है क्रोमेटोग्राफी। उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस किस बेस पे जो है वो क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, किस तरह से जो है वो सेपरेशन होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो आज का जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे जो था वो बेसिकली सबसे पहले जिसने काम किया था, जिसने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो 1944 में जो था वो कॉन्स्टन ने और जॉर्डन एंड मार्टिन ने जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1944 बाय कॉन्स्टन जॉर्डन एंड मार्टिन ने। जॉर्डन एंड मार्टिन ने, ठीक है, जॉर्डन और मार्टिन ने जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाया था, गॉर्डन और मार्टिन ने जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था 1944 के अंदर जो था वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, किस तरह से काम करती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर रेट्स ऑफ मूवमेंट बिटवीन टू फेजेस। ठीक है, इन्वॉल्व क्या होता है, इन्वॉल्व separation of compounds based on their rate of movement, based on their rate of movement between टू फेजेस। कौन कौन से दो फेजेस, वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेपरेशन होती है बेसिकली वो किस चीज़ पे होती है कि डिपेंड करता है कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो फेजेस होते हैं जिनके जो काम कर रहे होते हैं, और जो सेपरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे जो सैंपल के अंदर मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी इंटरेक्शन हमारे कौन से फेज़ के साथ ज़्यादा है। अगर उसकी इंटरेक्शन या उसकी पोलैरिटी जो है वो हमारे स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी तो वो स्लोली मूव करेगा और वो बाद में सेपरेट आउट होगा या इल्यूट होगा, और जिसकी हमारी इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो फास्टली ट्रैवल करेगा और वो क्या करेगा, जल्दी ट्रैवल करके जल्दी सेपरेट होगा। और इस तरह से क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इन पीसी पेपर क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट सब्सटेंसेस ट्रेवल थ्रू द क्रोमेटोग्राम विद डिफरेंट रेट, डिफरेंट, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि किस भी चीज़ पे बेस करता है, कि उनकी इंटरेक्शन पे बेस करता है। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम में देखा था, क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि CS ओवर CM जिसको हम कहते हैं, और हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स या एनालाइट्स मौजूद थे उनकी हमारी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा थी या फिर हमारे मोबाइल फेज के साथ। CS क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज, और CM क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन मोबाइल फेज। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या होता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या, कौन सी क्रोमेटोग्राफी होती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो वाटर कंपोनेंट सेलुलोज, पेपर जो सेलुलोज का बना हुआ होता है और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सेलुलोज के अंदर ट्रैप हुए होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करते हैं। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ पेपर शीट मेक एन आइडियल स्पॉट वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब बिटवीन द सेलुलोज फाइबर act as stationary phase. The mobile phase flowing solvent is partially
मिसिबल विद दी स्टेशनरी फेज। जो हमारा फ्लोइंग से लिक्विड होता है वो क्या हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज देखे थे। पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा पेपर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे बेस लाइन अटैच करते हैं जो कि हम 1 to 2 सेंटीमीटर के बेस पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मिक्सचर्स को और स्टैंडर्ड्स का स्पॉटिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज, और ये हमारा क्या है, मिक्सचर है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनको हम क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। और ये हमने क्या किया है, अपने स्टैंडर्ड सैंपल्स के साथ साथ स्पॉटिंग कर ली है। अब अगर ये मेरा ए कंपोनेंट है, ये बी है, ये ए है, और सॉरी ये सी है, और अब ये हमारा ए है। ये कोई से 3 डाइज हैं जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। एक ब्लू कलर का है, दूसरा ग्रीन कलर का है, तीसरा ब्लैक कलर का है। और यहाँ पे जो मैंने लगाया है वो मैंने मिक्सचर लगाया है जिसमें मैंने क्या किया है, मिक्सचर मेरा क्या है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मैंने पोर्शंस को मिक्स करके क्या किया है, अपना मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर किया। अब मैं इस मिक्सचर के अंदर से ये सेपरेट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए अगर मैं क्या करती हूँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है कि किस तरह से काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी स्टेशनरी फेजेस के दरमियान और मोबाइल फेजेस के दरमियान उनकी मूवमेंट कैसी है। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी जो है वो पोलैरिटी या जिसका जो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन इसका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कौन सी हमने पढ़ी थी कि जिसमें हमने क्या कहा था कि डिपेंड करती है सेपरेशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने कहा था कि जिसमें क्या होगा कि हम कहेंगे कि हमारा स्टेशनरी फेज और हमारा मोबाइल फेज दोनों क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस ट्रैवल थ्रू द क्रोमेटो। अच्छा यहाँ पे हम देख रहे थे, अब देखें मैंने मिक्स कर दिया, ये हमारा मिक्सचर है। अब क्या होगा, डिपेंड करता है कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर जो हमारा मिक्सचर, अब यहाँ पे हमने इस पेपर को फिर क्या करते हैं, किसी एक सॉल्वेंट के अंदर, सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हम इसको डिप कर देते हैं। और हमने जो अपना पेपर डिप करना है वो इस जहाँ पे हमने स्पॉटिंग की उससे नीचे तक हमने डिप करना है। तो ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, मोबाइल फेज, ठीक है। और ये पेपर के अंदर क्या, पेपर किस चीज़ से बना हुआ है, सेलुलोज से। और सेलुलोज के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए होते हैं, ट्रैप हुए होते हैं, वो ऐसा स्टेशनरी फेज काम करता है। और जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो हमेशा फिल्टर पेपर होता है। तो ये हमारा क्या है, स्टेशनरी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड्स पुट कर दिए और यहाँ पे अपना जो है वो मिक्सचर जो है वो हमने स्पॉट किया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, जैसे जैसे ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज जो हमारा ट्रैवल करेगा उसके साथ साथ क्या होंगे, हमारे कंपोनेंट्स ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ए की जो है वो इंटरेक्शन हमारे, अब जैसे जैसे ए ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ये हमारा मोबाइल फेज था, मैं अगर मोबाइल फेज का लिख दूँ कि ये हमारा मोबाइल फेज ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब अगर ए कंपोनेंट है, अगर उसकी इंटरेक्शन हम कह सकते हैं कि मोबाइल फेज के साथ सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जिस स्पीड से, जिस रेशियो से हमारा मोबाइल फेज ट्रैवल करेगा उतनी ही उसी के कंपेरेबल स्पीड से जो है हमारा सैंपल ए ट्रैवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बी के कंपोनेंट की थोड़ी कम, सी के कंपोनेंट की ज़्यादा है, तो सी भी जो है वो ट्रैवल करेगा। और अगर हम कहते हैं कि बी की इंटरेक्शन सबसे कम है, तो हो सकता है कि बी क्या करे, कम ट्रैवल करें। अब देखें क्या हुआ कि ये तीनों कंपोनेंट हमारे पास यहाँ मिक्सचर में मौजूद थे, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी इंटरेक्शन हमारे पेपर के साथ किस तरह थी, उसकी बेसिस पे क्या हुई उनकी मिक्सचर के अंदर। जो हमने कहा था कि तीनों को हमने मिक्स करके लगाया है। अब जो हमारा ये हमारे पास कौन सा आ गया, पता हमें कैसा चलेगा, ये स्टैंडर्ड्स लगाने का मकसद यही होता है ताकि हम इनको कंपेयर करके कह सकें कि ये जो स्पॉट आया है ये हमारे ए कंपोनेंट का आया है, ये जो स्पॉट आया है ये देखिए इसका डिस्टेंस इसके साथ कंपेरेबल है, ये हमारा बी है, और इसका डिस्टेंस ये हमारा सी है, इसका हमारा डिस्टेंस इसके साथ कंपेरेबल है, तो ये हमारा बी कंपोनेंट है, और इसका कंपेरेबल इसके साथ है, तो ये हमारा सी कंपोनेंट। इस तरह से क्या हुआ कि हमने मिक्सचर की लिया था, ए बी और सी को मिक्स कर दिया था मैंने। मिक्स करने के बाद मैंने अपनी स्पॉटिंग की पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, सॉल्वेंट में डिप किया, जैसे जैसे मेरा मोबाइल फेज ने ट्रैवल किया, मेरे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स थे और मेरे जो स्टैंडर्ड्स मैंने स्पॉट किए हुए थे उन्होंने भी ट्रैवल करना शुरू किया। अब जिसकी इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा थी वो फास्टली ट्रैवल करेगा, जिसकी उससे कम थोड़ी इंटरेक्शन पोलैरिटी थोड़ी कम है
है मोबाइल फेज के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ मीडियम है, वो थोड़ा स्लोली ट्रैवल करेगा, और जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ट्रैवल करेगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा। इस तरह से क्या होंगे कि मिक्सचर के अंदर हमारे जो तीनों कंपोनेंट्स मौजूद थे वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन हो रही है इसको हम कैलकुलेट किससे करते हैं, हम आरएफ वैल्यू की बेस पे जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना जो कोई भी कंपोनेंट है उसने जो है वो कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने स्टैंडर्ड्स का स्पॉट लगाए हुए हैं, स्टैंडर्ड के स्पॉट का लगाने का मेन मकसद यही होता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारा ए कंपोनेंट कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आरएफ वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आरएफ वैल्यू क्या होती है वो मैं बताती हूँ आपको। आरएफ वैल्यू को हम हमेशा से लिखते हैं, आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा आरएफ वैल्यू आती है। आरएफ वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के लिए भी, अपने सैंपल के लिए भी, और उन आरएफ वैल्यूज़ को हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय सल्यूट है। अब अगर मैंने फर्स्टली ए की फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी कि ये जो बेस लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि इसने 6 सेंटीमीटर जो है वो कवर किया है, और ये हमारा मोबाइल फेस जो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा कौन सा है, मोबाइल फेस का। मोबाइल फेस का लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इस बेस लाइन तक मैयर किया है, तो इस टाइम मैयर जो आई है ये आई है 9 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगी, आरएफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, और जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आ जाएगी, आरएफ वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। इसी तरह हम बी की कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह हम सी की। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ए बी सी, हम उनकी भी आरएफ वैल्यूज इसी तरह इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे हम उनको क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए की आरएफ वैल्यू आई थी उसको हम इन तीनों स्टैंडर्ड की आरएफ वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। अगर जिसके साथ भी आरएफ वैल्यू कंपेरेबल होगी, इट्स मीन वो क्या हमारा स्टैंडर्ड, वो हमारा सैम्पल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैंने ए की मैयर की आरएफ वैल्यू और ए स्टैंडर्ड की भी मैयर की, दोनों के आंसर सेम आए तो इट्स मीन जो मिक्सर के अंदर मेरा ए कंपोनेंट मौजूद है वो मेरा स्टैंडर्ड ए है। इसी तरह मैंने क्या किया, बी कंपोनेंट की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर सी की कर ली, स्टैंडर्ड्स की कर ली, और मैंने उनकी आरएफ वैल्यूज़ कंपेयर करके मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया कि मेरा जो मिक्सर है उसमें ए कंपोनेंट जो था, या जो फर्स्ट स्पॉट जो था वो मेरा क्या है, ए कंपोनेंट है, जो सेकंड स्पॉट है वो मेरा सी कंपोनेंट है, और जो मेरा थर्ड स्पॉट है वो मेरा क्या है, बी कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हमारे मिक्सर के अंदर मौजूद होते हैं हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। ये सेपरेशन किस चीज़ पे बेस करती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे बेस करती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होती क्या है, जिसका प्रिंसिपल है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि अगर हमारा स्टेशनरी फेस और हमारे मोबाइल फेस दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है मजीद हम देख लेते हैं पेपर की टाइप्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स देख लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट कॉमनली जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का फॉलो होता है, लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी को समटाइम हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो इसीलिए हम टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्या होती हैं टाइप्स ऑफ, अगर क्रोमेटोग्राफी में कहूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर मैं कहूँ दो होंगी। एक तो फर्स्ट जो हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर ली, और सेकंड जो होगी वो एड्जॉर्प्शन होगी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेसिकली अगर हम क्या करते हैं, अपना जो पेपर है उसको हम उसके ऊपर हम कोई कोटिंग करवा लेते हैं, उसकी हमने जो है वो हाइड्रोफिलिक है उसको हाइड्रोफोबिक नेचर में करना है, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी पेपर को इम्प्रेगनेट कर लेते हैं सिलिका जेल के साथ या एल्यूमिना की उसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एड्जॉर्प्शन। क्योंकि अब हमारा जो स्टेशनरी फेस के तौर पे काम कर रहा है तो पेपर के ऊपर हमने जो एल्यूमिना की कोटिंग की है या फिर हमने सिलिका की कोटिंग की है, जिस चीज़ की हमने कोटिंग की है अब वो एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे काम करेगा, तो हम फिर उसको क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो सिर्फ पेपर ही एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे काम कर रहा है, तो पेपर के अंदर
सेलुलोज के अंदर जो वाटर मौजूद है वो एज अ स्टेशनरी फेज काम करेगा, तो हम उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। अगर हम पेपर को इम्प्रेगनेट कर लेते हैं, उसके ऊपर किसी सॉलिड मटेरियल की जो है वो कोटिंग कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा मैंने आपको RF वैल्यू बताया। RF वैल्यू क्या होती है, रेशियो है बेसिकली, ये किस किस चीज़ के दरमियान, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट के। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी RF वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी RF वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है कि हमारा जो है वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग RF वैल्यू, जिसको हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं या फिर रिलेटिव वैल्यू भी कहते हैं, कि RF वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह, अब देखें, अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, जो भी हमारे सल्यूट है उसकी इंटरेक्शन जो हमारे फिल्टर पेपर के साथ है, जो कि हमारे स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा है, उसके सबको जो है वो इफेक्ट कर सकता है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है, उसको इंक्रीज़ कर सकता है, या फिर जो वाटर के स्टेशनरी फेजेस के तौर पर वाटर मौजूद है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या हो सकती है, हमारी RF वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। क्वालिटी ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर की क्वालिटी अकॉर्डिंगली नहीं होगी तो हमारी जो है वो सेपरेशन अच्छी नहीं होगी, या फिर जो ट्रैवलिंग है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमारे सल्यूट ने, सॉल्वेंट ने, वो इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली हमारी RF वैल्यू इफेक्ट होगी। केमिकल, इसके अलावा सॉल्वेंट यूज्ड, आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया है जो कि आपके पेपर की क्वालिटी को इफेक्ट ना करे। और अगर हम कहते हैं कि सॉल्वेंट हमारा अकॉर्डिंगली नहीं है, वो सेपरेशन नहीं करवा सकता, मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमारा सॉल्वेंट हमारे सैंपल के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि सेपरेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो RF वैल्यू जो है वो इफेक्ट होगी। टेक्निक्स इम्प्लॉयड, आपने कौन सी टेक्निक इम्प्लॉयड की है, आइदर आपने असेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, टेक्निक इम्प्लॉयड। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी देखी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल देखी है कि पार्टीशन का प्रिंसिपल काम कर रहा है या फिर एड्जॉर्प्शन का। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस, अगर हमने जो भी सब्सटेंसेस इम्प्लॉय की हुई है, जो प्लेस की हुई है, जिनकी हम सेपरेशन करें, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि RF वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर डिस्टेंस जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने ट्रेवल करना था उतना अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुई, तो RF वैल्यू इफेक्ट होती है। सॉल्वेंट, इसके अलावा pH ऑफ द सोल्यूशन, अगर कोई हम ऐसी pH यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारे पेपर के स्टेशनरी फेज को इफेक्ट कर सकती है या हमारे मोबाइल फेज को, pH ऑफ द सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस कौन सी, जो हमारा सल्यूट है, अगर हम वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो हो सकता है कि जो हमने स्पॉटिंग की है उस स्पॉटिंग ट्रेवल ना करे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई डाइल्यूट सब्सटेंस है तो वो डाइल्यूट होने की वजह से वो सैंपल के अंदर मौजूद ही ना हो, और जो सेपरेशन हम चाह रहे हैं, जितना हमारे वैल्यूज चाह रहे थे कि हमारा डिस्टेंस इतना ट्रैवल होना चाहिए था, सेपरेशन जो है वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए थी, RF वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तो वो नहीं आएगी, उससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो है वो क्या हो सकती है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमारे नहीं आते। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर, कि आप जो फिल्टर पेपर आपने सेलेक्ट करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर बेस करती है कि आपका जो है वो फ्लो रेट, आपने किसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं फिल्टर पेपर, क्योंकि फिल्टर पेपर जो है वो हमारा क्या काम करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें वो है सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, किस चीज़ पे बेस करेगा कि फ्लो रेट हमने देखना है,
अगर हमारा फिल्टर पेपर जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं होगा या सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फ्लो रेट को इफेक्ट करेगा। मतलब क्या कि पेपर हो सकता है हमारे कहीं पे एजेस उसके रोल हुए हुए या कहीं दरमियान में से क्रैक्ड सरफेस है या फिर पोर साइज उसका अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, फ्लो रेट को इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें पेपर की थिकनेस के अकॉर्डिंगली कि हमें जो है वो कितना थिक पेपर चाहिए, पोर साइज़ कितना होना चाहिए, पेपर की जो है वो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, प्योरिटी पेपर की कि हमारा पेपर कितना ज़्यादा प्योर है। अगर प्योर पेपर होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सैम्पल्स होंगे उनकी सेपरेशन जो है वो प्योरिफाइड फॉर्म में होगी। प्योरिटी मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर्स जो है वो ब्रॉडली यूज़ किए जाते हैं फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। वॉटमैन filter papers are broadly used। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम पेपर सिलेक्शन के दौरान होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है कि सॉल्वेंट की आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरह से करनी है या कौन सा सैम्पल आपने सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा, जो हमारा मोबाइल फेज के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब आपने जो भी अपना सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ठीक है, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा कि हमारा जो एक तो मोबाइल फेज आपने जो सेलेक्ट करना है वो हमारा, ये सॉल्वेंट हमने सेलेक्ट करना है मोबाइल फेज या फिर सॉल्वेंट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल के अकॉर्डिंगली हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने देखना होता है कि हमारी सैम्पल की इंटरेक्शन सैम्पल के मोबाइल फेज के साथ है या नहीं, वो उसको सेपरेट कर सकेगा या नहीं, उसकी बेस पे करते हैं। सेकंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स आर आल्सो यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज्ड। समटाइम क्या करते हैं, डिफरेंट जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनका कम्बिनेशन बना के उसको यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं एक या एक से ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनको आपस में मिक्स कर लेते हैं, ताकि क्या हो सके कि हम क्या कर सके अपना जो सैम्पल हमारा मोबाइल फेज है उसकी पोलैरिटी को एडजस्ट कर सके, ताकि हमारे पास क्या आ सके जो भी हमारे सैम्पल के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी सेपरेशन जो है वो बेस्ट हो सके। इसके अलावा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट के अलावा नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्यूट और मिक्सचर, या फिर हम जो अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन से हैं, जो हमारे सैम्पल के हैं या जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं अपने, वो हमारे सल्यूट कहलाएंगे। अब सल्यूट की प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या चीज़ ख्याल रखनी होती है, एक तो ये कि नॉर्मली हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे अपने सल्यूट्स की, अपने स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए या अपना जो भी हम मिक्सर सेपरेट करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने क्या करना होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के पास सिर्फ एक स्पॉट लगाना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो सैम्पल है का जो सल्यूट का हम अपना सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, होमोजेनाइज्ड होना चाहिए। कोई उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्युबिलिटी ना हो जो उसके लिए हम सॉल्वेंट यूज़, तो हमने कोई भी ऐसा सुइटेबल सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो। सेकंड ये कि हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट जो है वो सॉल्वेंट अपने जो सल्यूट के जो सोल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट प्रिपेयर नहीं करते, वो थोड़े कॉन्सनट्रेटेड रखते हैं, क्योंकि हमने क्या करनी है, एक स्पॉटिंग करनी होती है। अगर हमारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो हो सकता है कि जो हम चीज़ स्पॉट करना चाह रहे हैं वो उस अगर डाइल्यूट है तो वो स्पॉटिंग के अंदर हमारा वो सैम्पल या वो स्टैंडर्ड मौजूद ही ना हो। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब हम अपने सल्यूट का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान कर रहे हैं चाहे हम कॉलम के दौरान करें, तो वो हम क्या करते हैं थोड़ा सा पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान जो है वो हम थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं। चॉइस ऑफ पेपर जैसे मैंने बताया कि वॉट नंबर 1 चूज़ करते हैं, समटाइम प्योर सेलुलोज होते हैं, समटाइम मॉडिफाइड सेलुलोज, जिसके अंदर हमने कह दिया कि हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो इम्प्रेग्नेट करवा लेते हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द सैम्पल। अ सूटेबल सॉल्वेंट इज यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर भी हो सकता है।
आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या देखा, पेपर क्रोमेटोग्राफी का जनरली हमने देखा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, जिसमें हमने कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है, जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट अपने सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पर। फिल्टर पेपर के जो है वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज के अंदर जो है वाटर कंपोनेंट्स ट्रैप हुए होते हैं जो एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका देखा कि जो सेपरेशन होती है वो बेस कर रही होती है पार्टीशन पे बेस करेगी। और सेकंड हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है अगर हम अपने पेपर को जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको ऊपर हम कोटिंग करवा लेते हैं। वरना नॉर्मली अगर हम पेपर को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं वो दो फेजेस के दरमियान पार्टीशन हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉलिबिलिटी या डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन द टू फेजेस। ठीक है, उसके बाद हमने जो था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट देखा था, जिसको हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो किसके अंदर नेक्स्ट जो है वो इंटरेक्शन किसके साथ डिजॉल्व हो रही है। उसके बाद मैंने आपको पूरा पेपर बना के उसकी सेपरेशन का प्रोसेस बताया कि किस तरह से होता है। फिर हमने आरएफ वैल्यू देखा। आरएफ वैल्यू हमने कहा कि क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट होता है। और इसकी आरएफ वैल्यू के बेसिस पे हम स्टैंडर्ड्स के साथ और अपने सैंपल मिक्सचर के अंदर जो हमारे पास स्पॉट्स आते हैं उनकी हम आरएफ वैल्यू को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल के अंदर ए कंपोनेंट, ये फर्स्ट स्पॉट आया है वो ए है, जो सेकंड स्पॉट आया है वो बी है या सी है, या फिर हमारे पास जो थर्ड स्पॉट आया है वो सी है या बी है। तो हम उस आरएफ वैल्यू को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे मिक्सचर के अंदर ए कंपोनेंट ये था, बी कंपोनेंट ये था, सी कंपोनेंट ये। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जो हमें क्या करनी होती है जब पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसके दौरान हम कंसीडर करते हैं। फैक्टर्स हमने देखे आरएफ वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने फिल्टर पेपर की सिलेक्शन देखी कि हम किस बेस पे करते हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट देखा कि जो मोबाइल फेज हम यूज़ कर रहे हैं किस तरह से करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो था वो हम देखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स होती है और हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।